ओके सो वेलकम बैक टू द सीए फाउंडेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवीजन सीरीज। अब हम यूनिट 2 रिवाइज करने वाले हैं। यूनिट 2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का कंसेप्ट बहुत बेसिक हमने जो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, उसमें पढ़ा था कि कंसिडरेशन सिंपली मीन समथिंग इन रिटर्न। जैसे समथिंग इन रिटर्न यहाँ लिखा भी हुआ, उसको टेक्निकली हम और क्या बोलते हैं, क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो या समथिंग इन रिटर्न इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन, एंड कंसिडरेशन का होना इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट without which no single promise will be enforceable. So it is a term that is used in the sense of quid pro quo, something in return, having a double aspect of benefit to the promisor and detriment to the promisee. It has to be really understood in the sense of some detriment as envisaged by English law. तो consideration के मतलब में there is one positive aspect. पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर हम पढ़ें तो पॉजिटिव एस्पेक्ट का मतलब है कि ए ने बी के लिए कुछ किया और बी ने वापस से ए के लिए कुछ किया, कुछ करना इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। एंड नेगेटिव एस्पेक्ट इज कि इफ ए हैज सफर्ड सम डेट्रीमेंट या सम लॉस या सम इंजरी, क्योंकि बी ने उसको कोई प्रॉमिस किया था और उस प्रॉमिस के बेसिस पे ए को कुछ डेट्रीमेंट होता है, लॉस होता है, दैट इज ऑल्सो कवर्ड विद इन द कंसेप्ट ऑफ कंसिडरेशन। तो ये दोनों तरीके से कवर हो जाता है। और इस चैप्टर में मेजरली आपको कंसिडरेशन के मीनिंग दिया हुआ है, डेफिनेशन दिया हुआ है, लीगल रूल्स एज टू वैलिड कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट है, एंड प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट है विद एक्सेप्शंस। नाउ व्हाट इज कंसिडरेशन अभी ऊपर पढ़ लिया, मीजा क्यूरी वाली डेफिनेशन आप एक बार देख लेना, उसमें कंसेप्ट वही बताया है। आप सेक्शन 2 क्लॉज डी के हिसाब से पढ़ेंगे तो सेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज व्हेन इट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, कुछ करना या कुछ ना करना, और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग कुछ। ये एक्चुअली ये पास्ट टेंस में दिया हुआ था, ये प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है। And promises to do or abstain from doing something, such an act or abstinence or promise is called a consideration for the promise. और ये जो लास्ट promises to do or abstain from doing something, ये future tense में दिया हुआ है। सो अगेन इसी डेफिनेशन से अभी आप नीचे जो पॉइंट्स भी पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि कंसिडरेशन के अंदर एक पास्ट कंसिडरेशन का कंसेप्ट भी कवर्ड है, प्रेजेंट कंसिडरेशन का कंसेप्ट भी कवर्ड है, फ्यूचर कंसिडरेशन का कंसेप्ट भी कवर्ड है। एंड कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न। तो इफ ए हैज एक्सप्रेस्ड अ प्रॉमिस टू बी, ए ने बी को कोई प्रॉमिस किया लेकिन बदले में प्रॉमिसर के ही कहने पे या प्रॉमिसर के ही डिजायर पे बी भी ए के लिए, यानी कि ए के ही डिजायर पे बी भी कुछ कर रहा है बदले में, और या तो कुछ कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है, दोनों एस्पेक्ट्स कवर्ड है। और या तो वो कुछ कर रहा था या कुछ नहीं किया था, पास्ट में कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है प्रेजेंट में, या कुछ नहीं करेगा या करेगा इन द फ्यूचर, ये सब एस्पेक्ट्स कवर करके आपके कंसिडरेशन का मतलब निकल के आता है। सो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, और इन्होंने एनी अदर पर्सन भी कवर कर दिया, तो थर्ड पार्टी से कंसिडरेशन फ्लो भी कर सकती है। सारे पॉइंट्स वी विल डिस्कस, बट आपको मैंने क्रक्स अभी के अभी बता दिया कि डेफिनेशन से निकल के क्या क्या पॉइंट्स आने वाले हैं। सो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, और प्रॉमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, सच एन एक्ट और एब्सटेनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। कंसिडरेशन इज एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग। सबसे पहले वही पॉजिटिव एस्पेक्ट बताया इन्होंने, एग्जांपल आप इसमें देख लेना। अजय guarantees Bhuvan for payment of price of goods which Bhuvan wanted to sell on 1 month credit to Chaitanya. Here selling of goods on credit by Bhuvan to Chaitanya is a consideration for his promise. बदले में कुछ करना। आगे a college promises a student who will score above 95% for a job in MNC. Consideration need not be monetary. Here the promise for recruitment of candidate will be considered as consideration for the act of student scoring above 95%. Again, promise to do something. आगे कंसिडरेशन कैन बी एन एब्सटेनेंस ऑल्सो, समथिंग मतलब ऐसा प्रॉमिस, कुछ ना करने का प्रॉमिस भी बन सकता है एज अ वैलिड कंसिडरेशन। सो अभिषेक प्रॉमिसेस भारती नॉट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट हिम इफ शी वुड पे हिम, यानी कि अभिषेक 1 लाख। हियर एब्सटेनेंस ऑन द पार्ट ऑफ अभिषेक वुड कॉन्स्टिट्यूट अ कंसिडरेशन अगेंस्ट भारतीज पेमेंट ऑफ 1 लाख इन द फेवर ऑफ अभिषेक, कुछ ना करना। ABC has a shop of electric items. XYZ wishes to open another electric shop next to his shop. ABC offers 2 lakh to XYZ for shifting the same away 1 kilometers of ABC's shop. Again, कुछ ना करने के लिए पैसे मिल रहे हैं. So here consideration is given for abstaining XYZ from opening his shop nearby. कुछ ना करने का. ये हो गया सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट में उसी डेफिनेशन से निकल के क्या आपको कंसेप्ट बोला था, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, किसके चाहने पर अगर कोई दूसरा इंसान कुछ कर रहा है कुछ नहीं कर रहा है, किसके चाहने पर, एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, एंड कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन।
कंसिडरेशन निकल के कहां से आ सकता है, प्रोमिसी से भी आ सकता है या एनी अदर पर्सन से भी आ सकता है, या प्रोमिसी के बिहाफ पे कोई और भी कंसिडरेशन दे प्रोमिसर को तो वो वैलिड कंसिडरेशन कहलाएगा. Consideration may be past, present or future. These all points are covered within your definition section 2D. अब इसमें अगर आगे देखें, हाँ ये आगे इन्होंने ये बात और बोली है, इट मे बी सम बेनिफिट, राइट और प्रॉफिट टू वन पार्टी या फिर सम डेट्रीमेंट, लॉस और फॉरबियरेंस टू दी अदर. नाउ लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन. कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. इसमें केस लॉ निकल के आता है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव का. केस में लिखा है द डिफेंडेंट यानी कि डी प्रॉमिस टू पे. ये डिफेंडेंट डी कौन है, मान के चलिए एक मार्केट है, उस मार्केट में कुछ शॉपकीपर्स हैं, उन शॉपकीपर्स का कोई एसोसिएशन है या शॉपकीपर सब मिला के हैं, दैट इज डी डिफेंडेंट. डिफेंडेंट प्रॉमिस टू पे प्लेंटिफ पी अ सर्टेन कमीशन ऑन द आर्टिकल्स व्हिच वुड बी सोल्ड थ्रू देयर एजेंसी इन अ मार्केट. मार्केट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय पी एट द डिजायर ऑफ द सी एंड नॉट एट द डिजायर ऑफ डी. सो डी क्या हुआ, what was held, D was not bound to pay as it was without consideration and hence void. तो क्या what was held, इसमें कितनी पार्टीज थी, कुछ नहीं है, इसमें एक शॉपकीपर्स इज वन पार्टी, D, P इज वन पर्सन जो कंस्ट्रक्शन का काम देखता है, एंड सी एक और इंसान है, कलेक्टर है. कलेक्टर मतलब क्या, एक गवर्नमेंट पोस्ट पे है, ही इज द वन. उस गवर्नमेंट ऑफिसर ने बोला था पी को मार्केट बनाने को, मार्केट में कंस्ट्रक्शन करने को. सो मार्केट बनाकर किसने दिया, पी ने दिया. किसके बोलने पर मार्केट बनाई, सी के बोलने पर मार्केट बनाई. लेकिन बदले में प्रॉमिस कौन कर रहा है, कमीशन देने का या कुछ बदले में जो जो सामान बिकेगा मार्केट में उससे थोड़ा थोड़ा कमीशन पे करने का प्रॉमिस कौन कर रहा है, डी कर रहा है पी को. अरे बट पी ने मार्केट डी के कहने पे थोड़ी ना बनाई थी, सी के कहने पे बनाई थी. सो हियर इट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन, नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन, बिकॉज अगर P को D से कुछ मिल रहा है एंड ओरिजिनली P ने जो एक्शन किया था वो D के कहने पर किया ही नहीं था, C के कहने पर किया था. सो इसमें कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर वाला पॉइंट प्रूव ही नहीं हो पाया. दैट इज वाई इट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन. दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव. नेक्स्ट, कंसिडरेशन में मूव आइदर फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. इसमें एक केस आता है चिन्नैया वर्सेस रमैया का. एन ओल्ड लेडी मेड अ गिफ्ट ऑफ हर प्रॉपर्टी टू हर डॉटर विद अ डायरेक्शन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू द मैटरनल अंकल बाय वे ऑफ एन्युटी. तो मतलब एक ओल्ड लेडी है, उनकी एक डॉटर है, उन्होंने अपनी डॉटर को कोई गिफ्ट दिया, लेकिन बदले में अपनी डॉटर से क्या मांगा, एक तरीके से अपनी डॉटर से एक प्रॉमिस मांगा कि तुम मेरे भाई को, मैटरनल अंकल विल बी द ओल्ड लेडीज ब्रदर, तो कि तुम मेरे भाई को, कि अपनी ही बेटी को वो लेडी बोल रही है कि तुम मेरे भाई को या अपने मामा को एक सर्टन एन्युटी, रेगुलर पेमेंट्स करती रहना विद इन रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स, मतलब इंस्टॉलमेंट्स पे करती रहना. ऑन सेम डे द डॉटर एग्जीक्यूटेड अ राइटिंग इन फेवर ऑफ द ब्रदर अग्रीइंग टू पे एन्युटी. द डॉटर लेकिन डिड नॉट हाउएवर पे द एन्युटी एंड अंकल सूड फॉर रिकवरी. इट वाज हेल्ड दैट देयर वाज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द अंकल टू रिकवर द मनी फ्रॉम द डॉटर. आप ना इसमें इस एग्जाम्पल में सिर्फ ऐसे सोचो कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वाज बिटवीन द ओल्ड, सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज बिटवीन द old lady and between her brother, जिसमें the brother was the promiser and बदले में the old lady was supposed to give something to her brother, लेकिन उन्होंने अब खुद से ना पे करवा के अपनी डॉटर से पे करवा दिया. तो ये क्या वैलिड कंसिडरेशन है, क्या ये उस पॉइंट में बैठ रहा है जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, दैट द कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, क्योंकि ओल्ड लेडी वाज द प्रोमिसी, उन्होंने कंसिडरेशन अपनी तरफ से नहीं दिया, उन्होंने अपनी डॉटर को बोला देने को. सो एनी अदर पर्सन ये हो गई, तो बिल्कुल बैठ रहा है, इट इज कंप्लीटली वैलिड कंसिडरेशन. Okay, so consideration may move from the promisee or any other person. What case was this? Chinnaiya versus Ramaiya. Next, executed and executory consideration. वही जो executed contract और executory contract का हमने concept पढ़ा था first chapter में. Executed का मतलब होता है that both the parties to the contract have already fulfilled their requirements and जो promises थे वो उन्होंने निभा लिए हैं, खत्म कर लिए हैं. And executory में क्या होता है, either both or at least one of the parties to the contract is still left to be left with the duty of performing his promise. So, और उसमें एक और बात ध्यान रखना है, अगर ए या बी में से जो भी दो पार्टीज हैं उनमें से समवन हैज टू मेक अ पेमेंट एज अ प्रॉमिस, उस प्रॉमिस के अंडर में पेमेंट करना था और उसमें सिर्फ पार्ट पेमेंट ही किया है एंड सम पार्ट ऑफ पेमेंट इज स्टिल लेफ्ट, इट विल स्टिल बी कॉल्ड अ एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन एंड नॉट executed. A pays 5,000 to B and B promises to deliver him a certain quantity of wheat within a month. In this case, A pays the amount whereas B merely makes a promise. Therefore, the consideration paid by A is executed whereas consideration promised by B is purely executory. Consideration may be past, present or future. इसमें
सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, अगर किसी पर्सन ने दूसरे इंसान के लिए पास्ट में कुछ किया था एंड अब वो दूसरा इंसान अभी उसको उसकी कंसिडरेशन के बदले उसके बदले में कुछ दे रहा है पहले इंसान को, तो क्या वो वैलिड कंसिडरेशन होगी? बिल्कुल वैलिड कंसिडरेशन होगी, नो प्रॉब्लम। और अगर अभी अभी ए ने बी के लिए कुछ किया और तभी तभी ऑन द स्पॉट बी ने भी ए के लिए कुछ किया, तो वो साइमल्टेनियसली दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी कवर्ड अंडर प्रेजेंट कंसिडरेशन। और अगर अभी ए ने बी के लिए कुछ किया लेकिन बी बोल रहा है मैं बाद में तेरे लिए कुछ करूंगा, कुछ प्रॉमिस कर रहा हूं अभी लेकिन मैं परफॉर्म बाद में करूंगा, तो वो फ्यूचर कंसिडरेशन हो गया, तो वो भी क्या वैलिड कंसिडरेशन है? बिल्कुल वैलिड है, नो प्रॉब्लम। तो ये आप पढ़ लेना। आगे, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। सो कह रहे हैं कि अगर भाई देखो ए ने अगर बी को कोई प्रॉपर्टी बेची या कोई गुड्स बेचे, कोई मूवेबल या कुछ इमूवेबल जो भी प्रॉपर्टी बेची ए ने अगर बी को, और टर्न्स आउट कि एक्चुअल वैल्यू तो उसकी 10 लाख थी लेकिन उसने ए ने बी को ये 5 लाख में ही बेच दिया, तो जस्ट बिकॉज 5 लाख में ही बेच दिया, जस्ट बिकॉज थोड़ी हाफ द अमाउंट में या कम अमाउंट में ही बेच दिया, विल दैट बी वन ऑफ द पॉइंट्स टू बी सीन? क्या हम इसमें देखेंगे कि वैलिड कंसिडरेशन हुआ या नहीं, उस पर इंपैक्ट डालेगा ये एग्जाम्पल? द आंसर इज नो, इट विल नॉट मैटर। कंसिडरेशन एडिक्वेट हो इनएडिक्वेट हो इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है देन इट हेल्प्स अस इन फाइंडिंग आउट कि जिसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जैसे ए वाज द सेलर हियर ना, कि ए की जो कंसेंट थी वो फ्रीली ली गई थी या वो कंसेंट अफेक्टेड थी बाय सम काइंड ऑफ ब्लैकमेल, जैसे उसमें कोई कोअर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन टाइप की चीजें करके तो हमने उसकी कंसेंट नहीं ली थी, तो ये वाला फैक्टर जरूर अफेक्ट करेगा उस वाले पॉइंट को, बट ओवरऑल वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी अफेक्टेड। ओके, यही बात इन्होंने कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट वाले पॉइंट में आपको बोला है। और एक बात इसमें और है, कभी कभी क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें एक और एक्ट लगता है आपका, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसमें स्टैम्प एक्ट भी लगता है, उसमें रजिस्ट्रेशन एक्ट भी लगता है। उन एक्ट्स के अंडर में ये कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं कि कंसिडरेशन शुड बी एडिक्वेट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन इटसेल्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस पर इतना इंपैक्ट नहीं डालेगा अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन हो रही है, लेकिन बाकी के एक्ट्स जो हैं जो और लग जाते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ट्रांजैक्शंस में, वो जरूर इंपैक्ट डालेंगे आपके वैलिडिटी पे। आगे, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज दैट इफ समवन इज सिंपली डूइंग हिज लीगल ड्यूटी, अगर उसका काम ही है वो करना और वो बोल रहा है कि नहीं देखो मैं तो तुम्हारा कंसिडरेशन दे रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट के बदले में, मैं तो तुम्हारे लिए स्पेशली देखो ये कर रहा हूं तुम्हारे प्रॉमिस के बदले में, लेकिन वो उसकी वैसे भी वो लीगल ड्यूटी थी करना, तो देन दैट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। सो जैसे से फॉर एग्जाम्पल इफ जैसे कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड फॉर द वांट ऑफ कंसिडरेशन, सिमिलरली अग्रीमेंट बाय अ क्लाइंट टू पे टू हिज काउंसिल, काउंसिल मतलब लॉयर, आफ्टर द लैटर हैज बीन एंगेज्ड अ सर्टेन सम ओवर एंड अबव द फीस इन द इवेंट ऑफ सक्सेस of the case would be void since it is without consideration। इसका ये एग्जांपल इतना सटीक बैठता है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर ए ने बी को, बी लॉयर है, ए इज द क्लाइंट, ए ने बी को अपॉइंट किया, बोला कि मेरा केस लड़िए, और अगर आप केस जीत जाते, बी कह रहा है कि अगर मैं केस जीत जाता हूं तो मैं अपनी फीस से इतना परसेंटेज और लूंगा एज माई रेम्युनरेशन, तो लेकिन एक ए और बी को अब ये सोचना चाहिए कि ये वैलिड है भी या नहीं, बिकॉज बेस्ड ऑन दिस रूल इट इज एनीवे बीज जॉब टू विन द केस फॉर ए। उस स्पेशल चीज के लिए वो कोई और पैसे नहीं मांग सकता, उसका काम ही है कि वो जो केस ले रहा है कि वो उस केस को जीते, तो अगर वो जीत भी जाता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा कंसिडरेशन अगर मिल रही है तो दैट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन, दिस पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल बी ट्रीटेड एज वॉइड। ओके, सो ये वाला पॉइंट था। आगे, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए, इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट हैव सम काइंड ऑफ वैल्यू। जैसे भी इन्होंने ट्रेजर बाय मैजिक का फिर एग्जांपल दिया है, ऐसे कहानियां बनाकर कंसिडरेशन नहीं होती है, समथिंग रियल होना चाहिए, कुछ ट्रू होना चाहिए। मैजिक जैसी टाइप की चीजें, इल्यूजरी टाइप की चीजें कांट एक्ट एज अ कंसिडरेशन। Lastly, consideration must not be lawful, it must not be immoral, it must not be opposed to public policy। तो consideration legal होनी चाहिए, ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। अगर A B के लिए कुछ कर रहा है लेकिन B जो A के लिए कर रहा है वो इलीगल है, तो फिर that will not be a valid consideration। या B जो A के लिए कर रहा है वो immoral है या something opposed to public policy है, that will not be a valid consideration। Next concept that comes is suit by a third party to a contract। Suit by a third party to a contract का concept is based somewhere related to the doctrine of privity of contract, but so majorly दो आपको points याद रखने हैं that if the consideration is flowing from a third party to a contract, it is a valid consideration। However, a stranger to a contract cannot sue।
तो कंसिडरेशन में फ्लो फ्रॉम अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपली ये मतलब है कि ए और बी के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें ए इज द प्रोमिसर एंड बी इज द प्रोमिसी, तो अभी तो हमने ऊपर पढ़ा था कंसिडरेशन में फ्लो फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो एनी अदर पर्सन अगर मैं सी को बोलूं तो ए ने जो बी के लिए किया वो किया, लेकिन बी ने जो ए के लिए करना था उसने सी को बोल दिया कि तुम ए को उतना पैसा दे दो। तो क्या ये वैलिड कंसिडरेशन है? बिल्कुल वैलिड कंसिडरेशन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दैट कंसिडरेशन में फ्लो फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। लेकिन इसी केस में अगर सी ने ए के खिलाफ सू करना हो, केस करना हो कोर्ट में, क्या कैन सी सू ए? नो, ही कैन नॉट सू ए because he is a stranger to a contract, so C will not have the power to file a legal case against A or any of the parties to the contract. Okay, so यही लाइन यहाँ लिखी है, दो under the Indian Contract Act consideration for an agreement may proceed from a third party, the third party cannot sue on a contract. Only a person who is a party to a contract can sue on it. Thus a concept of stranger to a consideration is valid and is different from a stranger to a contract. यही जो मैंने आपको ABC वाला एग्जाम्पल दिया वो यहाँ दिया PQR करके। Further, the stranger to a contract cannot sue is known as doctrine of privity of contract, is however subject to certain exceptions. ये जो मैंने आपको बोला ना कि a stranger to a contract cannot sue, इसके कुछ exceptions हैं। कुछ exceptional cases में a stranger to a contract can also sue. First exception is in the case of a trust. जैसे ट्रस्ट के एग्जाम्पल में क्लास में अगर आपने ध्यान दिया होगा, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, देयर आर मेजरली मिनिमम 2 पार्टीज तो होती हैं, 3 पार्टीज भी हो सकती हैं ट्रस्ट के केस में। सेटलर ऑफ द ट्रस्ट यानी कि ऑथर ऑफ द ट्रस्ट एक पार्टी होती है, ट्रस्टी दूसरा पार्टी होती है और तीसरी पार्टी बेनिफिशियरी होती है। एंड द सेटलर ऑफ द ट्रस्ट entrusts upon the trustee a duty to manage a certain wealth or a certain kind of property for the benefit of the beneficiary. मतलब ट्रस्टी के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला जाता है कि वो थोड़ी चीज़ों का, पैसे वैसों का या प्रॉपर्टी का ध्यान रखे और उसका इस्तेमाल करे किसके बेनिफिट के लिए? बेनिफिशरीज के बेनिफिट के लिए। सो लेकिन ओरिजिनल ट्रस्ट के जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें बेनिफिशरीज को पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया जाता। इररिस्पेक्टिव अगर ट्रस्टीज अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, कैन द बेनिफिशरीज फाइल अ केस इन अ कोर्ट एंड कैन दे सू द ट्रस्टीज दैट कि आप लोग हमारा ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप हमारे हिसाब से नहीं मैनेज कर रहे हैं प्रॉपर्टी? यस, दे कैन, इवन विदाउट बीइंग अ पार्टी टू द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट. So a beneficiary can enforce his right under the trust, though he was not a party to the contract between the settler of the trust and the trustee. आगे फैमिली सेटलमेंट का एग्जाम्पल दिया है एज एन एक्सेप्शन। फैमिली सेटलमेंट में जब भी कोई जॉइंट फैमिली होती है उसमें कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड बंटवारा होता है, सेटलमेंट होता है, एंड सर्टन मेंबर्स एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एज पर द इंडियन लॉ, जो भी हिंदू लॉ होगा तो हिंदू लॉ लगेगा, मुस्लिम लॉ होगा तो मुस्लिम लॉ लगेगा, एज द केस में भी। तो जो भी सेटलमेंट होता है उसमें कुछ कुछ फैमिली मेंबर्स की हाँ नहीं ली गई थी, उनसे किसी ने पूछा ही नहीं था, तो क्या वो अपने हक के लिए बाकी फैमिली मेंबर्स को सू कर सकते हैं, गिवन द फैक्ट कि ओरिजिनल सेटलमेंट, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में तो वो हिस्सेदार थे ही नहीं, दे वर नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। यस, दे कैन सू इवन दो दे वर नॉट अ पार्टी टू द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। अगर उनका हक उनको नहीं दिया गया था, दे कैन टोटली सू द अदर parties to the contract. So if terms of settlement are reduced into writing, the members of family who originally had not been parties to the settlement may enforce the agreement. Next, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अरेंजमेंट्स में क्या करें, कुछ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स अरेंजमेंट्स से रिलेटेड, जैसे एग्जांपल आप इसमें देखोगे तो आप समझ जाओगे। मिस्टर एक्स हिज वाइफ डिजर्टेड हिम, छोड़ गई उसको बिकॉज ही वाज इल ट्रीटिंग हर। मिस्टर एक्स प्रॉमिस्ड हिज वाइफ्स फादर मिस्टर पुरी दैट ही विल ट्रीट हर प्रॉपर्ली और एल्स पे हर मंथली अलाउंस। तो जो हस्बैंड है उसने लड़की के फादर को प्रॉमिस किया दैट यस, अगर मैंने फिर से इसके साथ बुरा बर्ताव किया तो देन आई विल पे हर अ सर्टेन मंथली अलाउंस। लेकिन ये जो सेटलमेंट हुआ ये किसके बीच में हुआ? लड़की के फादर के बीच एंड द मेन हस्बैंड के बीच। इसमें द लड़की was not made a party to this contract, but she was again ill treated by her husband. So will she have a right to sue Mr. X based on the contract जो originally X और उस लड़की के फादर के बीच में हुआ था? Yes, she can sue even though she was not an original party to the contract. Okay, next in the case of assignment of contract, so if इसमें असाइनमेंट का कंसेप्ट आपको क्लास में बताया। असाइनमेंट सिंपली मीन्स ट्रांसफर ऑफ अ राइट बाय वन पर्सन टू द नेक्स्ट पर्सन, एंड असाइनमेंट सिर्फ राइट्स का ही होता है। एंड असाइनमेंट में जो राइट्स मैं आपको बोल रहा हूँ, इट कैन बी असाइनमेंट ऑफ डेट्स ऑल्सो, इट कैन बी सम अदर राइट टू पास थ्रू द प्रॉपर्टी, या उस तरीके से राइट्स होते हैं जो एक पर्सन दूसरे को अलाउ कर देता है, ट्रांसफर कर देता है वो राइट कि हमने तुम्हें वो राइट असाइन कर दिया।
So in the case of assignment, when the benefit under a contract has been assigned, the assignee can enforce the contract, but such assignment should not involve any personal skill. तो कह रहे हैं जब वो राइट असाइनर से असाइनी को ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर उसके अंडर जो भी राइट्स एक्सरसाइज करने होंगे, जो भी उसके अंडर में एनफोर्समेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट का, वो असाइनी भी एक्सरसाइज कर पाएगा, इवन दो द असाइनी वाज नॉट अ ओरिजिनल पार्टी टू द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द असाइनर एंड समवन एल्स. ठीक. Next, acknowledgement or estoppel, where the promisor by his conduct acknowledges himself as an agent of the third party, it would result into a binding obligation towards the third party. तो very simple, they are simply saying कि जहां पर अपने एक्नॉलेजमेंट से ही, अपने एस्टॉपल से ही किसी पर्सन ने थर्ड पार्टी के रिलेशन में कुछ चीजें, ऑब्लिगेशंस एक्सेप्ट कर ली हैं, मान ली हैं, तो वो बाइंडिंग ऑब्लिगेशन मान ली जाती है टुवर्ड्स दैट थर्ड पार्टी. एग्जांपल आप देखो, इफ एल गिव्स टू एम 20,000 टू बी गिवन टू एन एंड एम इन्फॉर्म्स एन दैट ही इज होल्डिंग द मनी फॉर हिम, बट आफ्टरवर्ड्स एम रिफ्यूजेस टू पे द मनी, एन विल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द सेम फ्रॉम द फॉर्मर दैट इज एम, क्योंकि पहले ही एम ने मान लिया था कि हाँ मैं ये पैसे तुम्हारे लिए होल्ड करके रख रहा हूं, ये मेरे पैसे नहीं है, ये तुम्हारे ही पैसे हैं, मैं होल्ड करके रख रहा हूं. सो दिस एक्ट्स एज एन एस्टॉपल एंड देयरफॉर अ थर्ड पार्टी जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थी भी नहीं, थर्ड पार्टी इस केस में कौन हो गया, एन हो गया. एन कैन इवन सू द ओरिजिनल पार्टीज एम एंड एल, क्योंकि एन का राइट अफेक्ट हो रहा है. सो एन विल स्टिल गेट अ राइट टू सू M or L as the case may be, even though N was not made a original part to the original contract. In case of covenant running with the land, ये important है आपके एग्जाम के लिए. इसमें एग्जाम्पल ये जाता है कि इफ देर इज सम कवेनेंट, सम काइंड ऑफ कंडीशन दैट इज रनिंग विद द लैंड, अगर एक लैंड है और उस लैंड के साथ कुछ कंडीशंस जुड़ी हुई हैं, उसके ओरिजिनल ओनर ने जोड़ी थी वो कंडीशंस, तो जैसे जैसे वो लैंड पास ऑन होएगा नेक्स्ट ओनर्स के पास, बिकॉज ऑफ सेल और बिकॉज ऑफ डिवॉल्वमेंट बेस्ड ऑन डेथ ऑफ द ओनर, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास वो चला जाता है लैंड, विल करी थी किसी ने टेस्टामेंट के बेसिस पे. सो if at all a land is being transferred by one person to another, लेकिन ओरिजिनल ओनर ऑफ द लैंड ने ऐसी कंडीशंस लगा दी थी उस लैंड के साथ, और हर ओनर वो कंडीशंस फॉलो करने के लिए रेडी भी हो जाता है, तो जैसे जैसे नए नए ओनर्स आ रहे हैं, दे विल ऑल बी बाउंड बाय दैट ओरिजिनल ओनर्स कंडीशंस, एंड इनको बोलते हैं कवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड. एग्जाम्पल आप देखो, वन ओनर ऑफ द लैंड हैविंग टू लैंड्स एडजेसेंट टू ईच अदर, वन वाज एग्रीकल्चरल लैंड, ही सोल्ड अदर लैंड containing a condition that it can never be used for industrial purpose so as to protect the other agricultural land from pollution. Such condition is attached with the land, so whosoever is successor of the land has to abide by it. वो कंडीशन उसने लैंड से रिलेटेड कि क्योंकि उस बगल वाला लैंड एग्रीकल्चरल है, तो उसके बगल वाला हिस्सा जो है उसमें आप प्लीज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन वगैरह मत कीजिए, ये वाली कंडीशन वो उसने लैंड में चिपकाई दी है. वो कह रहा है कि जो नया ओनर आएगा उसको ये फॉलो करना ही पड़ेगा. तो सच कंडीशन इज अटैच्ड विद द लैंड, सो हूसोएवर इज अ सक्सेसर ऑफ द लैंड हैज टू अबाइड बाय इट. सच आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्टिव कवेनेंट्स एंड ऑल द सक्सेसर्स आर बाउंड टू इट. जितने सक्सेसर्स आएंगे उस लैंड के, दे विल ऑल बी बाउंड टू इट, इवन दो वो सक्सेसर्स उस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं थे, ओरिजिनल कंडीशंस का हिस्सा ही नहीं थे, बट दे विल स्टिल हैव टू फॉलो इट. नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट. The principal can enforce the contracts entered into by his agent where the agent has acted within the scope of his authority and in the name of the principal. Very simple, principal agent relationship पे based है, जहां पर principal को bind करने के लिए उसका agent appoint किया गया और उस agent ने कुछ काम किए और actions किए, तो dealing तो agent ने करी ना third parties के साथ, लेकिन bind कौन हो रहा है, bind तो principal हो रहा है. Again, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट भले ही एजेंट और थर्ड पार्टी के बीच में हुआ हो, बट द प्रिंसिपल बीइंग स्टिल अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट. Next is the concept of the fact that consideration is so essential to a contract कि अगर without consideration हुआ आपका contract तो वो तो void होता है, लेकिन कुछ contracts में consideration की आवश्यकता ही नहीं होती, need ही नहीं होती, तो कुछ agreements valid रहते हैं even though they don't have consideration. ऐसे contracts में बोलते हैं validity विदाउट कंसिडरेशन. सो पहला टाइप का आता है, इसमें नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बेसिस पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं, दे आर वैलिड इवन दो दे डू नॉट हैव अ कंसिडरेशन. बट इसमें पॉइंट सेटिस्फाई होने क्या जरूरी है, इट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज. पार्टीज मस्ट स्टैंड इन नियर रिलेशंस टू ईच अदर. इट मस्ट बी इन राइटिंग, लिखित होना जरूरी है, एंड इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ. लॉ के अंडर में कहीं रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है तो वो रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स भी पूरी होनी चाहिए. A written and registered agreement based on natural love and affection between the parties standing in near relation, जैसे कि husband wife एग्जाम्पल दिया है, to each other is enforceable even without a consideration.
A husband by registered agreement promised to pay his earnings to his wife, held the agreement though without consideration was valid. आगे देखें, नेक्स्ट टाइप ऑफ अग्रीमेंट विच इज वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन इज कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज. आप इसमें ऐसे सोचो, देयर इज वन पर्सन बी के लिए ना ए ने पास्ट में कुछ अच्छे काम किए थे, पास्ट में ए ने बी के लिए कोई फेवर्स किए थे, और बी ने तभी उसको कहा था कि देखो सर, आज तो मेरी हैसियत नहीं है, आज तो मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कल को जब मैं थोड़ा बड़ा इंसान बन जाऊंगा मैं आपको कुछ ना कुछ दूंगा जरूर, इसके बदले में कुछ पैसे वैसे दूंगा या व्हाटएवर. तो जो कंसिडरेशन थी पास्ट में ए ने वॉलंटरली करी थी, और ए कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था बी से, ए ने कोई एक्सपेक्टेशन रख के नहीं किया था, बस मदद किया था बी से. अब लेकिन इस केस में मान लो कुछ सालों बाद जब बी वापस से ए की दुनिया में आया, बी ने ए को बोला नहीं नहीं सर, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, अब मैं आपको कुछ प्रॉमिस करना चाहता हूं, अब मैं बड़ा हो गया हूं और ये लीजिए ये पैसे वगैरह, ये मैं प्रॉमिस करने के लिए रेडी हूं. अब मान लो बी ए को जो अब आके वापस से उसकी दुनिया में प्रॉमिसेस कर रहा है, लेकिन बाद में मान लो से फॉर एग्जांपल किसी तरीके से वो वाला प्रॉमिस भी फुलफिल नहीं कर पा रहा अगर बी, विल दैट प्रॉमिस बिकम एनफोर्सेबल इवन दो एक्चुअली देयर वाज नो कंसिडरेशन? द आंसर इज यस. तो बस अब ये एग्जांपल इसमें याद रखना और फिर आप ये कंडीशंस इसमें फिट करो. The services should have been rendered voluntarily. A ने जो B के लिए किया होना चाहिए वो voluntarily किया होना चाहिए. The services must have been rendered for the promiser. Promiser कौन है? अब B वापस आया ना दुनिया में, A की वापस से प्रॉमिस करने आया कि नहीं नहीं मैं तो दूंगा आपको पैसे वापस से. तो किसको पहले कुछ फेवर मिला था, कुछ सर्विसेज मिली थी? B को मिली थी, प्रॉमिसर को. The promiser must be in existence at the time when the services were rendered. प्रॉमिसर तब जिंदा होना चाहिए था, should have been in existence. ऐसा नहीं होना चाहिए था कि प्रॉमिसर तब पैदा ही नहीं हुआ था. एंड द प्रोमिसर मस्ट हैव इंटेंडेड टू कंपनसेट द प्रोमिसी. प्रोमिसर की बी की ये इंटेंशन होनी चाहिए कि नहीं नहीं मैं तो इनको दूंगा कुछ ना कुछ पैसे, इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया था. तो ये चार कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाते हैं, देन वी से दैट कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज इवन दो देयर वाज नो कंसिडरेशन. मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं नो कंसिडरेशन? अरे क्योंकि जो ए ने बी के लिए किया था वो वॉलंटरीली किया था, वो कोई कंसिडरेशन नहीं है बी के आज के प्रॉमिस के लिए. दैट इज वाई. So even though it is a compensation for a past voluntary service, it is still valid. Next, promise to pay a time barred debt. We all know the concept of Limitation Act. Limitation Act के हिसाब से अगर A और B के बीच में कोई loan arrangement हुआ था, where A was the lender, B was the debtor, ए ने बी को कुछ पैसे दिए थे एंड बी का कोई फॉलोअप नहीं हुआ ए से, और ए ने भी कोई फॉलोअप नहीं किया बी से, और पैसे बी तो लेके यूज भी कर गया, लेकिन 3 साल अगर गुजर जाते हैं बिना किसी फॉलोअप के, ऐसी डेट को हम बोलते हैं टाइम बार्ड डेट, कि वो डेट अब एनफोर्सेबल नहीं रही. तो ऐसी कोई डेट अगर थी किसी दो लोग के बीच और वो तो फिर मर गई वो डेट, 3 साल गुजर गए, कुछ फॉलोअप नहीं हुआ, तो वो तो अब ए ऑल्सो लूजेस द राइट टू एनफोर्स दैट डेट अगेंस्ट बी. बट समहाउ if B comes back to A and sends like a written promise कि नहीं आप मुझे याद है कि आपने मुझे 5-6 साल पहले पैसे दिए थे, मैं आज आपको पैसे लौटाने के लिए रेडी हूं, ये वाला जो लेटर अब B वापस से A को दे रहा है लिखकर, क्या अब ये वैलिड हो जाएगा? ये उस टाइम बाद डेट को एक तरीके से मैं बोलूं जिंदा कर देगा. यस, इट विल मेक इट एनफोर्सेबल वंस अगेन, इवन दो ओरिजिनली बिकॉज वो 3 साल गुजर गए थे तो वो डेट तो डेड हो चुकी थी, मर चुकी थी. सो देर इज नो एक्चुअल कंसिडरेशन अगेंस्ट दिस प्रॉमिस नाउ, बट स्टिल दिस प्रॉमिस इज गोइंग टू बी अ वैलिड एंड एनफोर्सेबल. नेक्स्ट, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन अंडर सेक्शन 185 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इसी फाउंडेशन में नहीं है, सीए इंटर में पढ़ेंगे आप. सो इसके लिए भी देर इज एक रिक्वायरमेंट होती है कि देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंसिडरेशन फॉर गिविंग राइज टू एन फॉर क्रिएशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. नेक्स्ट, कंप्लीटेड गिफ्ट. कंप्लीटेड गिफ्ट का कंसेप्ट इन्होंने वही नेचुरल लव एंड अफेक्शन से ही उठा लिया है. तो दे आर एक्चुअली मेंशनिंग द सेम कंसेप्ट हियर कि अगर एक पर्सन दूसरे को गिफ्ट दे रहा है और वो वैलिड है, सारे लॉज का रिक्वायरमेंट पूरा कर लिया है, तो अगेन उसमें भी कंसिडरेशन होने की जरूरत नहीं. बेलमेंट का एग्जाम्पल ये होता है जो आपको मैंने क्लास में भी बोला था कि अगर आप ड्राई क्लीनर को कपड़े देते हैं ड्राई क्लीन कराने के लिए, या अपनी स्कूटी दे देते हैं कुछ ठीक होने के लिए, कार देते हो किसी रिपेयर मैकेनिक को रिपेयर करने के लिए, तो ये सब आप उसके पास छोड़ कर जाते हो अपने गुड्स विद द प्रॉमिस कि जब वो काम हो जाएगा उस पर वो आपको वो चीज़ लौटा देगा, और उसको उसमें ख्याल रखना पड़ता है आपके गुड्स का एंड ऑल. तो यू आर द बेलर इन दिस केस, एंड द पर्सन जो आपके गुड्स का ख्याल रख रहा है दैट पर्सन इज कॉल्ड द बेली. एंड बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए भी देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंसिडरेशन. उसमें अगर आप पैसे वो चार्ज नहीं कर रहे हैं, आप पैसे नहीं भी दे रहे हो, तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट रहता है. दिस इज ऑल्सो गिवन अंडर सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अगेन सीए इंटर में पढ़ना इसको. नेक्स्ट,
चैरिटी, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस एक्सेप्शंस का लिस्ट इज द फैक्ट कि अगर एक पर्सन ने किसी चैरिटेबल काम के लिए पैसे प्रॉमिस किए थे और इतने में दूसरे इंसान ने काम भी चालू कर दिया, लेकिन जिसने प्रॉमिस किए थे उसने पैसे फाइनली नहीं दिए, एंड जिसने काम चालू करना था उसने तो एक्सपेंसेस इनकर करना शुरू कर दिया, कुछ लॉस डेट्रीमेंट फेस किया, तो भी वैलिड कंसिडरेशन होगा, इवन दो इसमें पैसे वैसे फाइनली मिले नहीं, कोई कंसिडरेशन मिला नहीं, सिर्फ वो प्रॉमिस के ही बेसिस पे एक्चुअली में वो चैरिटी का एग्जाम्पल में बैठ गया। केदारनाथ वर्सेस गोरी मोहम्मद का इसमें इन्होंने कंसेप्ट लगाया है। अच्छे से केस दिया नहीं है आपके स्टडी मैट में ये, बट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट इन 3-4 लाइन्स बिलो। ये हुआ था इस केस में। इसमें सिंपली डेट्रीमेंट या लॉस वाला कंसेप्ट लगाया है। एक्चुअल में देखा जाए ना, डेट्रीमेंट या लॉस का कंसेप्ट लग गया अगर तो फिर कंसिडरेशन है ना, और अगर कंसिडरेशन है तो ये ऊपर एक्सेप्शंस की लिस्ट में होना नहीं चाहिए आपके स्टडी मैट में। हल्की सी गलती है, टेक्निकली इट्स रॉन्ग टू राइट दिस एग्जाम्पल अंडर एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन वाला पॉइंट। ये कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट कंसिडरेशन बीइंग वैलिड उस लिस्ट में दिया है ना, लेकिन मैं तो कह रहा हूं इसमें कंसिडरेशन था तो ये इस लिस्ट में आना ही नहीं चाहिए, बट स्टिल अब लिखा है आपका स्टडी मैट में तो आप पढ़ लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, दिस केस केदारनाथ वर्सेस गोरी मोहम्मद। दिस फिनिशेज रिविजन ऑफ यूनिट नंबर 2।